तो देखिए, अगर क्वेश्चन आए अरस्तु की भ्रामकता किसे कहते हैं, गैलीलियो ने इसके लिए क्या बताया, तो अपन कह सकते हैं अरस्तु की भ्रामकता के अनुसार कि या अरस्तु के नियम के अनुसार किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में बनाए रखने के लिए एक बाह्य बल की क्या है, आवश्यकता होती है। परंतु गैलीलियो ने सुझाव दिया कि किसी वस्तु की गतिशील अवस्था को बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं है। फिर अगर ये कहा जाए कि इसे एक प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो अपन प्रयोग का भी क्या करेंगे, वर्णन कर देंगे। तो देखिए, इसी में अब आगे का पॉइंट अपन ले रहे हैं गैलीलियो के नाम से। तो यहां तो मैंने कह दिया यही अरस्तु की क्या है, भ्रामकता है। ये तो अपन कह दिया है यही अरस्तु की क्या है, भ्रामकता है। जबकि चलो इसी में आगे कर देते हैं। जबकि गैलीलियो ने सुझाव दिया कि यही तो अपन कह रहे हैं, जबकि गैलीलियो ने सुझाव दिया कि क्या कहा गैलीलियो ने, देखो इन्वर्टेड कोमा के भीतर लिख रहे हैं, जैसे अपन ने इसको लिखा है अरस्तु वाले कथन को। जबकि गैलीलियो ने सुझाव दिया कि एक समान गति के लिए बाह्य बल आवश्यक नहीं है। एक समान गति के लिए बाह्य बल आवश्यक नहीं है। ये किसने कहा, गैलीलियो ने कहा, जो कि अरस्तु के कथन के क्या है, जस्ट ऑपोजिट है। और देखिए, इसकी जो पुष्टि है उन्होंने एक प्रयोग के द्वारा की। तो यही कहा मैंने, एक समान गति के लिए बाह्य बल आवश्यक नहीं है। इसकी पुष्टि, या यूं कह सकते हैं इसकी प्रामाणिकता, इसकी पुष्टि गैलीलियो ने निम्न प्रयोग द्वारा की। क्या प्रयोग है, अब अपन उस प्रयोग का क्या करेंगे, वर्णन करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो देखिए, भाई क्या इन्होंने प्रयोग किया। देखो, प्रयोग नंबर 1 की अपन पहले बात करें। प्रयोग नंबर 1, पहला प्रयोग इन्होंने क्या किया, एक नत्तल लिया, उस नत्तल के ऊपर से एक बार तो वस्तु को ऊपर से नीचे लुढ़काया, एक बार वस्तु को नीचे से ऊपर भेजा, और एक बार कोई समतल ले लिया। तो इन तीनों पर गति को इन्होंने क्या किया, देखा गैलीलियो ने। इन्होंने क्या देखा, नंबर फर्स्ट, ये है कोई नत्तल, यानी किसी कोण पर झुका हुआ जो तल है वो क्या कहलाता है, नत्तल कहलाता है। यहां से किसी गेंद को इन्होंने नीचे की ओर छोड़ा, तो आप क्या देखते हैं, ये गेंद नीचे की ओर आ रही है, ये ऊपर से नीचे की ओर कोई गेंद आ रही है। या यूं कह सकते हैं इसको अपन नीचे की ओर गेंद आ रही है, यानी यूं कह सकते हैं नीचे की ओर अगर गेंद आ रही है तो उसकी चाल क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, चाल बढ़ती हुई। देखो, इस प्रयोग में क्या है, अपन वो लिख दें, किसी नत्तल पर किसी गेंद को ऊपर से नीचे की ओर नीचे की ओर छोड़ने पर
पर उसकी चाल बढ़ती जाती है। ऊपर से नीचे की ओर छोड़ने पर उसकी चाल बढ़ती जाती है, अर्थात वह त्वरित होती है। ये लो, ये पहले प्रयोग में देखा। फिर इन्होंने इसी में देखो, इसी प्रयोग के अगले पार्ट की बात करूं मैं, ये तो देता हूं मैं नंबर ए, वही उसी नत्तल की मैं बात कर रहा हूं। चलो मैं इसे इस तरह से बना दूं। देखो, अगर उसी नत्तल पर वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर भेजा गया हो, तो अपन क्या देखते हैं कि वस्तु जब नीचे से ऊपर की ओर नत्तल पर जाती है तो धीरे धीरे उसका वेग क्या होता है, चाल क्या होती है, घटती जाती है, और एक स्थिति पर उसका वेग धीरे धीरे क्या होगा, अंततः शून्य हो जाता है, यानी ऊपर की ओर। तो इसमें अपन कह सकते हैं नंबर बी में ऊपर की ओर चाल घटती हुई। तो देखो इस प्रयोग में क्या कह रहे हैं अपन, किसी नत्तल पर, किसी नत्तल पर किसी गेंद को किसी नत्तल पर किसी गेंद को नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर भेजने पर उसकी चाल घटती जाती है, अर्थात वह मंदित होती है। ये लो, फिर इसी में देखो नंबर सी की अगर मैं बात और कर लेता हूं, ताकि जिससे कि एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट है वो अपना इसमें क्या हो, कंप्लीट हो जाए। देखिए भाई नंबर सी, पहले प्रयोग का नंबर सी अपन ये ले रहे हैं। अगर मान लिया मेरे पास कोई चिकना कोई तल है, चिकने तल से तात्पर्य है घर्षण रहित तल। अगर ये घर्षण रहित तल के ऊपर अगर अपन किसी गेंद को गति देकर के अपन छोड़ रहे हैं तो वो निरंतर क्या रहेगी, गतिमान रहेगी। देखो अपन इसमें क्या कह सकते हैं, नियत चाल से गतिमान रहेगी, नियत चाल। यहां इसमें तो क्या चल रही थी, चाल बढ़ रही थी, यहां चाल क्या हो रही थी, घट रही थी, और यहां कैसी रहेगी वे, उसकी नियत चाल रहेगी। तो देखो जब गेंद को घर्षणहीन, या यूं कह सकते हैं चिकना, जब गेंद को घर्षणहीन समतल पर गतिमान कर छोड़ा जाता है, जब गेंद को घर्षणहीन समतल पर गतिमान कर छोड़ा जाता है, जब गेंद को घर्षणहीन समतल पर गतिमान कर छोड़ा जाता है,
तो वह नियत चाल से गतिमान बनी रहती है। नियत चाल से क्या रहती है? वो गतिमान बनी रहती है अनंत काल तक, यानी कि जब तक है उसको रोके नहीं तब तक वो क्या होगी? नियत चाल से गतिमान बनी रहेगी, क्योंकि घर्षण, इसका मतलब घर्षण के कारण ही तो वस्तु रुक रही थी। ये तो पहला प्रयोग हुआ। फिर देखो गैलीलियो का सेकंड प्रयोग की अपन बात करें। ये फर्स्ट प्रयोग है, इसे आप एक बार नोट कर लें। फिर अपन बात करेंगे इसके प्रयोग नंबर सेकंड की, कि प्रयोग नंबर सेकंड क्या है। देखो प्रयोग जो फर्स्ट था इसमें तो एक नत्तल था, उसके अंदर क्या है? दूसरे प्रयोग में इन्होंने जो काम में लिया, दोहरे झुके तल में, यानी इसके दोनों तल क्या थे? झुके हुए थे। देखिएगा प्रयोग नंबर 2। फर्स्ट प्रयोग अपन ने देख लिया, अब अपन बात करेंगे प्रयोग नंबर 2 की। भाई प्रयोग नंबर 2 है क्या? क्या इस प्रयोग में उन्होंने किया? तो देखो प्रयोग नंबर 2 में मैंने बताया कि दोहरे झुके तल में, दोहरा झुका इन्होंने क्या किया? तल लिया। देखो इस तरह से, ये दोहरा झुका हुआ क्या है? कोई तल है। ये दोहरा झुका हुआ क्या किया उन्होंने? तल लिया, यानी कि दोनों ही ओर से झुका हुआ नत्तल हो गया, यूं कह सकते हैं। ये दोहरा झुका तल है। अब देखो दोहरे झुके तल में अगर अपन ने यहां देखो किसी गेंद को यहां से अपन छोड़ रहे हैं, तो इस प्रयोग में उन्होंने क्या पाया? जैसे मान लिया कि इस तल की जो हाइट है वो है भाई h1 और इसकी जो हाइट है वो है h2। ये तल अगर खुरदरा है तो यहां से अपन जैसे इस गेंद को छोड़ेंगे, यानी कि इस गेंद का पथ ये है, यहां गेंद आई इस तरह से, यूं अगर गति करती हुई गेंद आ रही है, यहां से फिर ये गति करती हुई जा रही है, तो इस तल पर ये गेंद क्या होगी? ऊपर की ओर चढ़ जाती है। अगर ये घर्षण युक्त है पूरा पथ, तो ऐसी स्थिति के अंदर h2 का मान h1 से क्या होता है? कम होता है। यानी कि ये जो ऊंचाई है उसकी तुलना में ये ऊंचाई क्या आती है? कम आती है, यानी कम ऊपर चढ़ती है। लेकिन अगर चिकना हो तो h1 और h2 क्या होते हैं? बराबर आ जाते हैं। तो देखिए इस प्रयोग में उन्होंने जो देखा वो अपन प्रेक्षण पहले लिख दें। तो अपन क्या देखते हैं? दोहरे झुके तल में एक तल पर, दोहरे झुके तल में क्या लिखा मैंने? दोहरे झुके तल में, दोहरे झुके तल में एक तल पर गेंद को, तल में एक तल पर गेंद को, दोहरे झुके तल में एक तल पर गेंद को विराम अवस्था से छोड़ा जाता है। एक गेंद को विराम अवस्था से छोड़ा जाता है। दोहरे झुके तल में एक तल पर गेंद को विराम अवस्था से छोड़ा जाता है, तो वह लुढ़कती हुई दूसरे तल पर चढ़ जाती है। तो वह लुढ़कती हुई
दूसरे तल पर चढ़ जाती है। ये इस प्रयोग में देखा। तो लुढ़कती हुई दूसरे तल पर क्या होती है? चढ़ जाती है। अगर दोनों तल घर्षणहीन होने पर क्या होगा? H1 H2 क्या होंगे? बराबर। अन्यथा H2 का मान क्या होगा? हमेशा H1 से क्या होगा? कम होगा। तो देखो ये भी अपन लिख देते हैं, दोनों तलों के घर्षणहीन होने पर H1 इजिकल टू क्या होगा? H2 होगा। फिर इसी में एक्सपेरिमेंट में अगर अपन आगे देखें कि अगर इसमें से किसी एक तल को, या जो कह सकते हैं दूसरे तल का अपन झुकाव क्या करें? बढ़ा दें। यानी इस तरह से देखो, ये इस तरह से था। अब मैं इसे थोड़ा सा यूं ले दूं। अगर इसके झुकाव में मैंने क्या कर दिया है? परिवर्तन कर दिया है। तो देखिए भाई क्या अपन देखते हैं इसे। अब गेंद को अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है भाई। अब यहां से अगर मैंने गेंद को छोड़ा है, यहां से मैंने क्या किया है? उस गेंद को छोड़ा है। देखो भाई, यहां इसकी ऊंचाई से अगर मैंने इस गेंद को यहां से छोड़ा है, ऊंचाई तो वही मैं H2 ले रहा हूं। यही तो इस तरह से कह रहा हूं मैं इसमें। H1 और ये H2 है। यहां से अगर मैंने इसको गेंद को छोड़ा है यहां से, तो देखिएगा ये गेंद इस तरह से मूव करती हुई, इस डायरेक्शन को फॉलो करती हुई यहां इस तल के ऊपर क्या होगी? चढ़ जाएगी। इस तरह से। लेकिन यहां एक बात फिर ध्यान देने की है, इसमें गेंद को अधिक दूरी तय करनी है, लेकिन अगर घर्षण रहित होगा तो वही स्थिति की H1 और H2 के मान क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी कि गैलीलियो ने जो कहा वो सही कहा कि एक समान गति के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अगर घर्षणहीन है तो अपन ने यही देखा है। तो देखो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं आगे, वो देखिए। यदि दूसरे तल का ढाल कम कर दिया जाए, यदि दूसरे तल का ढाल कम कर दिया जाए, यदि दूसरे तल का ढाल क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए, तथा प्रयोग को दोहराया जाए, यदि दूसरे तल का ढाल कम कर दिया जाए तथा प्रयोग को क्या किया जाए? दोहराया जाए, तो गेंद की ऊंचाई अब भी वही रहती है। तो गेंद की ऊंचाई अब भी क्या है? वही रहती है। तो अपन ये कह सकते हैं दोहरे, अगर इसमें क्या देखा कि ये तो इसको नंबर A नाम देते हैं, इसको देते हैं नंबर B, ABC इसको नाम दे देते ताकि इजी रहे अपने लिए। तो इसमें मैंने क्या देखा कि यदि दूसरे तल का ढाल कम कर दिया जाए तथा प्रयोग को दोहराया जाए तो गेंद की ऊंचाई वही रहती है। तो गेंद की ऊंचाई अब भी वही रहती है। तो गेंद की ऊंचाई अब भी वही रहती है, जबकि गेंद द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। वही रहती है, जबकि गेंद द्वारा तय की गई दूरी बढ़ जाती है। ये लीजिए, यहां अपन ने देख लिया कि गेंद पहले इतनी दूरी तय कर रही थी, अब क्या कर रही है? वो अधिक दूरी तय कर रही है।
तो गेंद द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब यदि दूसरे तल का ढाल अपन शून्य कर दें तीसरे केस में, देखो यानी कि इस तरह से, ये लो, यहां से अगर मैंने इस गेंद को यहां से मैं लुढ़काता हूं तो देखो ये गेंद इस तरह से, अगर ये तल चिकना हो यानी घर्षण रहित हो तो अनंत काल तक गेंद इस पर क्या करेगी, गति करेगी। तो देखो नंबर थर्ड यानी कि नंबर सी जो एक्सपेरिमेंट है, यानी प्रयोग नंबर 2 का जो सी भाग है, वो सी भाग अपन को क्या कह रहा है वो अपन और इसमें लिख लें। यदि दूसरे तल का ढाल शून्य कर दिया जाए, यानी इसको शून्य कर दिया जाए, प्लेन क्षैतिज कर दिया जाए, इसको ऐसे बिल्कुल, यदि दूसरे तल का ढाल शून्य कर दिया जाए, यदि दूसरे तल का ढाल क्या कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए, अर्थात दूसरा तल क्षैतिज हो जाए, कर दिया जाए, अर्थात दूसरा तल क्षैतिज हो जाए, अर्थात दूसरा तल कैसा हो जाए, क्षैतिज हो जाए, तो गेंद अनंत समय तक उस तल पर चलती रहेगी, हो जाए तो गेंद अनंत समय तक उस तल पर, यदि दूसरे तल का ढाल शून्य कर दिया जाए अर्थात दूसरा तल कैसा हो जाए, क्षैतिज हो जाए, तो गेंद अनंत समय तक उस तल पर चलती रहेगी। लेकिन शर्त यही है कि वो कैसा हो, घर्षणहीन हो। यदि दूसरे तल का ढाल शून्य कर दिया जाए अर्थात दूसरा तल क्षैतिज हो जाए तो गेंद अनंत समय तक उस तल पर चलती रहेगी, जबकि तल घर्षणहीन हो। ये लो, ये प्रयोग उन्होंने देखा। ये प्रयोग, इस प्रयोग के आधार पर गैलीलियो ने क्या निष्कर्ष प्राप्त किए वो अपन अब नोट कर लेते हैं। और वही जो निष्कर्ष बने थे उन्हीं आधार पर गैलीलियो ने गति का जड़त्व का क्या दिया है, नियम दिया है। यानी कि अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, और जिस वेग से गतिमान है उसी वेग से गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से कोई बल न आरोपित हो। तो देखो, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जिसमें कोई विशेष बात नहीं थी वो इन्होंने, गैलीलियो ने करके बताया। तो देखो अपन कह सकते हैं इस प्रयोग के आधार पर गैलीलियो ने निम्न निष्कर्ष निकाला। इस प्रयोग के आधार पर गैलीलियो, साइंटिस्ट नेम है, गैलीलियो ने निम्न निष्कर्ष निकाला। इस प्रयोग के आधार पर गैलीलियो ने क्या निष्कर्ष निकाले वो अपन अब नोट करते हैं। देखो, नंबर फर्स्ट, पहला जो निष्कर्ष गैलीलियो ने बताया, उन्होंने कहा कि एक समान गति बनाए रखने हेतु बल आवश्यक नहीं है। एक समान गति बनाए रखने हेतु
एक समान गति बनाए रखने हेतु बल आवश्यक नहीं है। पहला ये खंड। नंबर सेकंड, दूसरा निष्कर्ष क्या देखा कि गतिकी में वस्तु की विराम अवस्था और एक समान वेग से गति की अवस्था, यानी जिसमें त्वरण शून्य है, परस्पर क्या है, तुल्य है। गति की काइनेमेटिक्स भी कह सकते हैं अपन उसे। गतिकी में वस्तु की विराम अवस्था गतिकी में वस्तु की विराम अवस्था वे एक समान वेग से गति की अवस्था, वे एक समान वेग से वस्तु की, गतिकी में वस्तु की विराम अवस्था वे एक समान वेग से वस्तु की गति की अवस्था, वस्तु की गति की अवस्था परस्पर तुल्य है। अवस्था क्या है, परस्पर तुल्य है, तथा इन अवस्थाओं को बनाए रखने हेतु बल आवश्यक नहीं है। तुल्य है तथा इन अवस्थाओं को बनाए रखने हेतु बल आवश्यक नहीं है। नंबर थर्ड, तो देखो दो निष्कर्ष तो अपने जान लिए। तीसरा निष्कर्ष इन्होंने क्या कहा कि खुरदरे पृष्ठ पर वस्तु की एक समान गति की अवस्था बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? ताकि पिंड पर नेट बल क्या किया जा सके, शून्य किया जा सके। यह है। तो देखो नंबर थर्ड में अपन ये कह सकते हैं कि खुरदरे पृष्ठ पर, यानी कि घर्षण युक्त पृष्ठ पर, चिकने पृष्ठ पर नहीं, खुरदरे पृष्ठ पर, खुरदरे पृष्ठ पर वस्तु की एक समान, खुरदरे पृष्ठ पर वस्तु की एक समान, खुरदरे पृष्ठ पर वस्तु की एक समान गति की अवस्था बनाए रखने हेतु, एक समान खुरदरे पृष्ठ पर वस्तु की एक समान गति की अवस्था बनाए रखने हेतु, खुरदरे पृष्ठ पर वस्तु की एक समान गति की अवस्था बनाए रखने हेतु बाह्य बल की आवश्यकता होती है। बाह्य बल की आवश्यकता होती है। बाह्य बल की आवश्यकता होती है ताकि वस्तु पर नेट बल क्या हो, शून्य हो। ताकि वस्तु पर नेट बल शून्य हो। तो देखिए यहां अपन ने अरस्तु की भ्रामकता, यानी कि जो उसको कंफ्यूजन था, वो अपन ने यहां पर क्लियर कर लिया और उस कंफ्यूजन को दूर किया था गैलीलियो ने, और उसे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से क्या किया, प्रूफ किया। क्या सिंपल सा प्रयोग किया और ये बता दिया कि एक समान गति की अवस्था को बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं है। ये गैलीलियो ने स्पष्ट कर दिया था, जबकि अरस्तु ने क्या कहा था कि इसको बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता है, बल की। अब अपन इसमें पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम। भाई न्यूटन के गति के नियम क्या है? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ध्यान रखना, गति के समीकरण अपन पढ़ चुके हैं,
अब अपन बात करेंगे गति के नियमों की, जो कि अपने चैप्टर का नाम है कि न्यूटन के गति के नियम, उसको अपन अब पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अपन चैप्टर नंबर जो 5th अपन पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने उसकी प्रस्तावना यानी भूमिका या यूं कह सकते हैं इंट्रोडक्शन अपन ने जान लिया था। उस इंट्रोडक्शन के अंतर्गत अपन ने जो जाना था, एक 3 सामान्य बातें अपन ने जानी थी। नंबर फर्स्ट बल के बारे में, नंबर सेकेंड जड़त्व के बारे में, और नंबर थर्ड संवेग के बारे में, जो कि अब काम आएंगी ये चीजें। फिर उसके बाद अपन ने इसमें जाना था अरस्तु की भ्रामकता, और उस भ्रामकता का गैलीलियो द्वारा प्रायोगिक रूप से निराकरण, यानी प्रैक्टिकली कैसे उन्होंने इस चीज को प्रूफ किया कि गैलीलियो सही है और अरस्तु ने जो बताया वो गलत था। क्योंकि अरस्तु ने वो जो कॉन्सेप्ट दिया था कि बल आवश्यक है, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने सामान्य अनुभव के आधार पर बताया था, जबकि गैलीलियो ने उसे प्रैक्टिकली क्या किया, प्रूफ करके बताया, प्रयोग के आधार पर बताया। अब अपन इसमें जो चैप्टर का नाम है उस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, और वह है न्यूटन के गति के नियम। तो देखिए, न्यूटन के गति के नियम, ध्यान रहे न्यूटन के गति के समीकरण अपन चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। यहां अपन चर्चाएं करेंगे गति के नियमों की। तो गति के 3 नियम हैं। पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, या इस पहले नियम को ही गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के जो गति के नियम है उसमें जो पहला नियम है उसे ही अपन क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। यह नियम यह कहता है कि अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, और जिस दिशा में गतिमान है उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। यह जड़त्व का प्रथम नियम है, जो कि बल को क्या करता है, परिभाषित करता है कि बल है क्या। इसी नियम से बल की परिभाषा अपने पास आती है कि जो परिवर्तन करे वही क्या है, बल है। फिर दूसरा जो नियम है वो बल के परिमाण को बताता है। वो ये कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बाह्य बल होता है वो वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती। देखो ये चीज यहां क्लियर हो गई, संवेग यहां काम आ रहा है ताकि विषय की निरंतरता बनी रहे, इसलिए अपन ने उस टॉपिक को वहां पहले ही स्टडी कर लिया है। तीसरा जो नियम है वो है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो एक एक करके अपन एक एक नियम को अपन समझते हैं और उनको जानते हैं। तो देखिए, अब जो अपन हैंड डाल रहे हैं वो है न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, इसमें नंबर फर्स्ट सबसे पहला जो नियम है वो अपन पढ़ेंगे न्यूटन का गति का प्रथम नियम। न्यूटन का गति का प्रथम नियम, या इसी प्रथम नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। या इसी नियम को अपन कह सकते हैं गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम। तो देखिए, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम, या इसे अपन क्या कहेंगे, गैलीलियो का नियम भी कहेंगे। ये नियम क्या कहता है वो देखिए। वैसे मैं बता दूं, ये नियम किसको परिभाषित करता है, बल को परिभाषित करता है। यानी पहला नियम बल को परिभाषित करता है, दूसरा नियम बल के परिमाण को बताता है, और जो तीसरा जो नियम है वो बल की दिशा को व्यक्त करता है। यानी कुल मिलाकर के तीनों जो नियम हैं वो बल की ही बातें करते हैं। तो देखिएगा, इस नियम के अनुसार क्या अपन कह सकते हैं, क्या कथन है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, यदि कोई वस्तु
स्थिर अवस्था में है। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, स्थिर रहेगी। तो देखो क्या कहा, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, कोमा गतिशील अवस्था में है तो गतिशील रहेगी, और जिस दिशा में गतिमान है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, कोमा गतिशील अवस्था में है तो गतिशील रहेगी, और जिस दिशा में गतिमान है उसी दिशा में गतिमान रहेगी, और जिस दिशा में गतिमान है उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। ये लो, ये अपने पास प्रथम नियम का कथन आ गया, और यही ध्यान हो तो यही अपन ने जड़त्व की परिभाषा भी यही थी, यानी पहला नियम जड़त्व के बारे में भी बताता है, यानी पहला नियम ही वाकई में जड़त्व का नियम है। इसीलिए तो अपन ने पहले नियम को क्या कहा है, जड़त्व का नियम कहा है। अब ये बताया सर्वप्रथम किसने था, गैलीलियो ने, इसीलिए अपन इसे क्या कहा, गैलीलियो का नियम भी अपन ने इसे कह दिया। तो देखिए ये प्रथम नियम का कथन हो गया। इस नियम को अपन अन्य प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, या यो भी कह सकते हैं इस नियम को निम्न रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। देखो क्या लिखते हैं अपन, इस नियम को निम्न रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। ध्यान रहे इस प्रथम नियम में तीनों ही जड़त्व आ गए हैं भाई। कैसे, स्थिर अवस्था के जड़त्व को भी शामिल कर दिया है अपन ने, और गतिशील अवस्था के जड़त्व को भी शामिल कर दिया है, और साथ ही अपन ने दिशा के जड़त्व को भी शामिल कर दिया। कैसे, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील रहेगी, और जिस दिशा में गतिमान है उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, या यूं कह सकते हैं जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। फिर इस नियम को निम्न रूप में भी अपन परिभाषित किया जा सकता है। कैसे परिभाषित कर सकते हैं, देखो अन्य दूसरे रूप में अपन यो भी कह सकते हैं, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल उपस्थित है, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल उपस्थित है, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल उपस्थित है तो उसमें त्वरण अवश्य होगा। यदि किसी वस्तु बाह्य बल उपस्थित है तो उसमें त्वरण
अवश्य होगा। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल उपस्थित है तो उसमें त्वरण अवश्य होगा, और यदि वस्तु पर बाह्य बल अनुपस्थित है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। और यदि वस्तु पर बाह्य बल अनुपस्थित है, और यदि वस्तु पर बाह्य बल क्या है? अनुपस्थित है, तो वस्तु का त्वरण शून्य होगा। तो वस्तु का त्वरण शून्य होगा। ये लो, अपन इस रूप में भी इस नियम को कह सकते हैं। अब देखो इसे अपन कैसे समझें। जैसे एग्जाम्पल को देखें अपन, जैसे सपोज करो यहां मैंने किसी फर्श के ऊपर ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, गौर कीजिएगा, ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है किसी फर्श के ऊपर, इसके ऊपर किसी तरह का कोई बल नहीं लग रहा है, यानी कि F क्या है? 0 है। वेग भी क्या है? इसका 0 है, यानी कि ये अपनी स्थिति में क्या है? स्थिर है। मैं अगर समय की बात करता हूं कि जैसे समय, मैं अगर समय कहता हूं कि T1, जैसे कि 11 बजकर के, यूं कह सकता हूं 10:30 कर देता हूं मैं इसे, 10:30 पर ये कोई ब्लॉक यहां रखा हुआ है। अगर मैं समय T2 यानी कि 11 बजे इसे देखता हूं, वही ब्लॉक है मेरे पास जिस पर कि बल क्या है? 0 है, किसी तरह का बल नहीं लगाया है, वेग उसका क्या है? 0 है। अब अपन क्या देखते हैं, अब जो मैं समय इसमें ले रहा हूं वो समय मैंने मान लिया क्या है? T2 है। पहले समय T1 था। अब मैं 10:30 से यहां आ जाता हूं 11 बजे, तो भी मैंने क्या देखा कि ब्लॉक वहीं अपनी जगह पर है। इसका मतलब उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसका वेग क्या है? 0 है, अर्थात उसका त्वरण भी क्या है? 0 है, यानी किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जब बल नहीं लग रहा है किसी वस्तु पर तो उसका त्वरण क्या होता है? 0 होता है। ये अपन ने पहले नियम के अंतर्गत जान लिया है। तो अपन दो रूप से इसे परिभाषित कर सकते हैं पहले नियम को, एक तो ये और दूसरा ये। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल उपस्थित है तो उसमें त्वरण अवश्य होगा, और यदि वस्तु पर बाह्य बल अनुपस्थित है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? 0 होगा। 0 वाली स्थिति अपन ने देख ली है। अब अगर बल उपस्थित है तो उसमें त्वरण कैसे होगा वो और अपन देखते हैं।